हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीबीएमएस। ठीक, हम लोग यूनिट वाइज इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, यूनिट 2 होगा, फिर यूनिट 3 होगा, यूनिट 4 होगा, यूनिट 5। जैसे आप यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जैसे पढ़ाई होती है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के हिसाब से, उसी तरह हम इसको कवर करेंगे। ये टोटल 5 वीडियो में इसको ओवरऑल कवर किया जाएगा। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे यूनिट 1 की। सबसे पहले बात करते हैं कि डीबीएमएस होता क्या है। देखिए, डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस में मतलब कि हमारे पास कुछ डेटा होगा, ठीक, जहां पे डेटा स्टोर होगा वो होगा डेटाबेस। ठीक, यानी कि अगर इजी वे में समझे कि डीबीएमएस क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेटा होगा, ठीक, जहां पे डेटा स्टोर होता है उसको हम तो क्या बोलते हैं, डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस। ठीक, अब इसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होगा, यानी कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा, ठीक, या कह लीजिए कि एक स्पेस होगा, या एक जहाँ पे डेटा रखता है, जहाँ पे फ्लो होता है डेटा को, एक टाइप सिस्टम है। ठीक, वहां पे डेटा को स्टोर किया जाएगा। डेटा वहां यहाँ से, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये हमारा सिस्टम है जहां पे डेटा को किया जाता है, मैनेज किया जाता है। यानी कि डेटा किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, डेटा के साथ डिलीट करना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा में क्या मॉडिफिकेशन करना है, ये सब कौन संभालता है, मैनेजमेंट टीम संभालती है। तो इसी ओवरऑल डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा। सबसे बड़े बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा। लोग पता ही नहीं पता, स्टूडेंट पता ही नहीं पता डेटा होता क्या है। मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि डेटा क्या है। डेटा इज नथिंग बट फैक्ट एंड स्टैटिक स्टोर और फ्री फ्लो ओवर नेटवर्क। यानी कि डेटा हर फॉर्म में हो सकता है, या जैसे कि एक होता है फॉर्मेट फॉर्म, एक होता है अनफॉर्मेट। यानी कि एक होता है, यानी कि डेटा कह सकते हैं कि या तो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ठीक, ऑडियो में हो सकता है, फाइल में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, ठीक, बहुत सी चीजों में डेटा हो सकता है। ठीक, अब डेटा यहाँ पे जो पहले डिफिनेशन, डेटा इज नथिंग बट फैक्ट एंड स्टैटिक्स स्टोर। डेटा की देखिए एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि चीज चीज में इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा डेटा होता है। ठीक, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो टेबल फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, वीडियो फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, फाइल के फॉर्म में हो सकती है, इमेज के फॉर्म में हो सकती है। ठीक, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, डेटा, डेटा शेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और लिखिए, फ्री फ्लो ओवर नेटवर्क। यानी कि डेटा क्या होता है, जो फ्री फ्लो करे, ठीक, नेटवर्क में। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जनरली इट्स अ रॉ एंड अनप्रपोज डेटा। मैंने अभी बताया कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक, फॉर्मेट में हो सकता है, अनफॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। ठीक, ये होता है डेटा। डेटा बिकम इंफॉर्मेशन व्हेन इट प्रोसेस्ड एंड टर्न इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, इसको समझते, इस लाइन को समझते बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपने कुछ बुक्स पढ़ी, यानी कि एक आपने बुक्स पढ़ी, कोई भी बुक्स, एबीसीडी बुक्स है, ठीक। अब एबीसीडी बुक से आपने ओवरऑल बुक तो पढ़ लिया, अब अपने जो आपका ब्रेन है वो क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये बुक्स एक्चुअली किसके लिए थी, इससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिली। ठीक, आपने हमने एबीसीडी बुक पढ़ी, उससे हमको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिली, एक मीनिंगफुल मतलब मिला, हमको मोटिवेशन आया, या कह लीजिए हमको जो एक्चुअल लाइफ के जो लेसन थे वो समझ में आया। तो वो हमारा क्या हो गया कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, यानी कि हम लोग ने बुक को पढ़ा, उसके बाद हमारा माइंड प्रोसेस किया। ठीक, यहाँ पे बीच में माइंड है, ठीक, माइंड हमारा क्या है, ब्रेन। ब्रेन हमारा यहाँ प्रोसेस किया कि जो बुक्स में लिखा है ये क्या है, एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। ठीक, अब जब प्रोसेस करेगा तो हमारे पास एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकलेगी ना, उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ डेटा, उसको डेटा कहते हैं। यानी कि किसी भी ऐसे चीज में हम लोग उससे डेटा, एक्चुअल डेटा निकाल पाए, मीनिंगफुल डेटा निकाल पाए, उसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। यानी कि एक अगर और एग्जांपल की बात की जाए, ठीक, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपने वहां पे 4 साल पढ़ाई किया, 3 साल पढ़ाई किया आपने, और आपको एक्चुअली लास्ट में पेपर ऊपर दिया, आपने डिग्री मिली। ठीक, डिग्री मिली, डिग्री के बाद आपको उस डिग्री की हेल्प से आपको क्या मिली, जॉब मिली। ठीक, यानी कि जो आप 4 साल पढ़ाई किया, डिग्री तक आपको मिली, डिग्री के बाद आप डिग्री मिल गई, आपने पेपर ऊपर दिया, सब डिग्री मिल गई आपके पास, उसके बाद आपको क्या मिली, एक जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली। अब अच्छी जॉब मिली तो किसके बेसिस पे मिली, आपने जो 4 साल पढ़ाई की ना, जो डिग्री है आपके पास, जो वैल्यू है, ठीक, डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास परसेंटेज वहां मैटर करते हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो ये जो 4 साल हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं। ठीक, आपने ये 4 साल में क्या किया, सिर्फ लर्न किया, सीखा आपने, उसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या मिली, जॉब। यानी कि आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिला, मीनिंगफुल क्या मिला, रिजल्ट मिला।
इसी के बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा, यानी कि एक एक्चुअल डेटा। ठीक, आपको इतना फॉर्मूला समझ में आएगा कि आपने 4 साल सिर्फ लर्निंग में लगाए, उसको उसको एक समझ लीजिए एक आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद डिग्री मिली, डिग्री के बाद एक्चुअल डेटा क्या हो गया आपको, एक्चुअल एम क्या है आपके पास, 4 साल पढ़ाई करने के बाद जॉब चाहिए ना आपको, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक, तो जो रिजल्ट हो गया वही हमारा क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट द डेटा। ठीक, यहाँ पे देखिए, जब भी डीबीएमएस की बात की जाए, डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटररेटेड डेटा होता है। ठीक, यहाँ पे आप डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप जब मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, जहाँ डेटा स्टोर होता है, अगर आपके पास डेटा है उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, डेटा को, न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो सब डेटा में हम काम कर सकते हैं। ठीक, नाउ डेटा इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी वे में आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए, कॉलेज का डेटा है आपके पास, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स कौन से, फैकल्टी कौन, स्टाफ कौन सा है, वो सब क्या है हमारे पास, डेटा बेस है। ठीक, कॉलेज हमारे डेटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। ठीक, जैसे कि एडमिन हो गया, स्टाफ हो गया, स्टूडेंट हो गया, फैकल्टी, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा डेटा है। ठीक, किस किस का डेटा है, एडमिन का है, स्टाफ का है, फैकल्टी का, ये सब हमारा डेटा है। अब हम लोग डिफरेंस बात करते हैं, डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि जो डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ठीक, डीबीएमएस आपको पता है कि ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, जो आपने अभी गवर्नमेंट ऑफिस गए होंगे तो जो फाइल सिस्टम क्या होगा, आपके एक फाइल में आपका डेटा स्टोर कर दिया जाता है। जब भी आप मान लीजिए कि बैंक में गए, बैंक में आपने कहा कि मैंने इस तारीख को अकाउंट खुलवाया था और वो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकालना, तो आपकी एक फाइल आती है, फाइल में क्या होता है, आपकी डिटेल लिखते हैं, आपने कब अकाउंट खुलवाया, क्या क्या लगाया, आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो फाइल सिस्टम फॉर्मेट में होती है। ठीक, बट डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में डेटा एक्चुअली किस में फॉर्म होता है, वर्चुअल में होता है, यानी कि कंप्यूटर में सेव होता है, ड्राइव में सेव होता है, क्लाउड में सेव होता है, किसी सिस्टम में सेव होता है, वो डेटाबेस होता है। ठीक, वो डीबीएमएस कहलाता है। ठीक, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। ठीक, मैंने अभी बताया कि डेटा किस फॉर्म में होता है, वर्चुअल फॉर्म में होता है, किसमें, डीबीएमएस में। बस फाइल में क्या होता है, ये फाइल सिस्टम फॉर्मेट में, मैंने एग्जांपल लिया बैंक का। ठीक, नाउ अगर आपको सर्चिंग करना हो डीबीएमएस में, यानी कि वर्चुअल आपके पास एक डेटाबेस है, यानी कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर है, सॉफ्टवेयर में डेटा आपको स्टोर है, आपको सर्च करने में क्या होगा, आपको सर्च करना है कि विकास नाम का डेटा सर्च करना है, डालिए विकास, डालेंगे जितने भी विकास आएंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसका अगर और फिल्टर करना है, आप उसका एज डाल दीजिए, जो इस एज में होगा वो शो करके आएंगे। आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पर्टिकुलर आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक होता है, तो आपको उस पर्सन की क्या आ जाएगी, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट जो फाइल सिस्टम की बात की जाए, फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट होता है, आपके पास पूरी एक फाइल होती है। ठीक, एक किताब होती है, किताब को पढ़ना, पढ़ते जाते हैं, बहुत ही उसमें मेहनत है, बहुत डिफिकल्ट है उस चीज को सर्च करना। अब बात कर लेते हैं कि जो डीएमएस है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, यानी कि एक 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 फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं। बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। आपके पास फाइल सिस्टम की बात की जाए, उसमें आप प्रिंट आउट भी लगा है, फोटो भी लगी है, बहुत चीज डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डेटा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, रिडंडेंसी की बात की है। डीएमएस में नो रिडंडेंसी होती है, बट फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी होती है। अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे डीएमएस में यूटिलाइजेशन होता है, वेल यूटिलाइज होता है मेमोरी का, बट यहाँ पे जो फाइल सिस्टम में पुअर यूटिलाइजेशन होता है। और आगे मूव करते हैं कि जो अगर डेटा को कैसे देख सकते हैं इजी फॉर्मेट में, तो डीएमएस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है। ठीक, डेटा डेट हाई डिटेल। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। फाइल सिस्टम प्रोवाइड डिटेल ऑफ द डेटा, रिप्रेजेंट द स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक, ये ओवरऑल डिटेल यहाँ प्रोवाइड करता है, बट ऐसा डीएमएस में नहीं है। जो चीज इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सिर्फ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही दिखेगी और बाकी चीज यहाँ पे हाइड रहेगी। ठीक, नाउ डीएमएस एक गुड मैकेनिज्म है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ऐसा फाइल सिस्टम में नहीं है। फाइल सिस्टम क्या होता है, डिफिकल्ट होता है किसी भी डेटा को सिक्योर रखना, क्योंकि वो फाइल फॉर्मेट में होता है। ठीक, और फाइल सिस्टम में एक भी चीज है कि स्टोर करना, रिट्रीव डेटा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक, बट ऐसा डीएमएस में नहीं है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं कि डीएमएस की अगर बात की जाए कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर की बात की जाए डीएमएस के, तो वो क्या है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम डीबी2 है। ठीक, ये सब जो डेटा है, सॉरी सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, और आपको बता दें कि डीबीएमएस जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, और डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूजर के साथ। ठीक, अभी कैसे होता है ये हम एक एक करके सब चीज कवर करेंगे ना। आगे मूव करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन की। डेटाबेस एप्लीकेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है, जैसे कि कॉल हो गया, नेटवर्क यूजर्स हो गया, कस्टमर की डिटेल हो गया वो। इंडस्ट्री की बात की जाए, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ठीक, यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन के
स्टोर करता है। बैंकिंग सिस्टम कस्टमर की क्या इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जनरेटिंग ट्रांजैक्शन कितने हो गए हैं, ठीक है। आप पासबुक प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके जो डेटा होता है उसी के हिसाब से आपको पासबुक को प्रिंट करता है, आपने कितने ट्रांजैक्शन की वो भी सब यहाँ पे सेव रहता है। सेल्स में क्या हो गया कि कितना डेटा आपने कितना कुछ परचेज किया उसकी इनवॉइस हो गया, ठीक। एयरलाइंस की बात की जाए, जो कितने यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, कस्टमर जो कितना टिकट बुक हो रहे हैं, ठीक, रिजर्वेशन के साथ क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहता है। एजुकेशन के सिस्टम की बात की जाए कि यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल होता है, टीचर का डिटेल होता है, एडमिन का डिटेल होता है, स्टाफ का डिटेल होता है, ठीक, कोर्स की डिटेल होती है, फीस क्या है, ठीक, वो सब यहाँ पे आप स्कूल में होते हैं, ठीक, स्कूल के एप्लीकेशन में होते हैं। कॉलेज में आप देखा होगा अटेंडेंस भी दिखती है, ठीक, क्या कोर्स है वो भी सब दिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपके वो भी दिखते हैं, ठीक, कौन टीचर पढ़ा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक। नाउ मेन पर्पस क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम का, कि आपके डेटा को एक्चुअली में मैनेज करना, ठीक, मैनेज कैसे कर रहे हैं वो सब डेटाबेस सिस्टम देखता है। कि ये मेन पर्पस होता है डेटाबेस सिस्टम इज टू मैनेज योर डेटा, ठीक। अगर आपको यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में टीचर होते हैं, फैकल्टी होती है, और कैसे आप अटेंडेंस लग रही है, अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही है, प्रॉपर उसका मेंटेन होता है। डेटा अपडेट रहता है कि इतने बच्चे इनरोल हुए हैं, इस कोर्स में इनरोल हुए हैं, इनकी फीस है कि नहीं है, फीस जमा है कि नहीं जमा है, ठीक। उनके मार्क्स जो मिड टर्म मार्क्स हो गए हैं, सेमेस्टर मार्क्स, सब कुछ वहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी के पास होता है, ठीक। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो डेटा स्टोर इन अ टेबल फॉर्मेट। देखो जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कभी डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, वो किसी डायरेक्टली डेटा कभी स्टोर नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि पहले उसको स्टोर किया जाता है टेबल फॉर्मेट में, ठीक, या किसी फाइल फॉर्मेट में, तब जाकर डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक। अब रिडंडेंसी की बात की जाए, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया कि ये बहुत ही चीप होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाता है कि हम लोग इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम लोग की बात की जाए क्लाउड में डेटा स्टोर करना, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है डेटा को क्लाउड में स्टोर करना, बट एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो खुद का सर्वर होता है उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी की, ठीक। देखिए डेटा को अपडेट करना, ऐड करना, मॉडिफिकेशन करना, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसके अंदर, डीबीएस के अंदर, क्योंकि हम लोग इसको खुद से हैंडल कर रहे होते हैं। या तो हम लोग एक पर्सन को लगा देते हैं कि डेटा को मैनेज करना, या हम लोग खुद से ही डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक। अब डेटा किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ठीक, यानी कि अगर डेटा स्टूडेंट है और टीचर है, यानी कि एक स्टूडेंट है एक टीचर है, अगर स्टूडेंट का डेटा टीचर को दिखाना है तो दिखा सकते हैं, बट ठीक स्टूडेंट का डेटा जो है टीचर देख सकता है, बट टीचर का डेटा स्टूडेंट नहीं देख सकता है। ये हम लोग प्राइवेसी लगा सकते हैं, किसके थ्रू, एडमिन लगा देगा, ठीक, जो मैनेज कर रहा है वो यहाँ पे प्राइवेसी लगा सकता है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखा रहा है। आपको डेटा को मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन ऐड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए डेटाबेस में अंदर, डीबीएमएस के अंदर आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं डीबीएमएस की, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं एडवांटेज की। देखिए डीबीएमएस में क्या होता है, इजिली मेंटेनेंस होता है, आप डायरेक्टली इजिली मेंटेन कर सकते हैं, और रिड्यूस टाइम होता है क्योंकि आप इजिली इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बैकअप होता है, बैकअप आप इजिली कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका फेल हो जाए एक बार, तो आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। इसका मल्टीपल यूजर इंटरफेस है, यानी बहुत लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डेटा को देख सकते हैं, ठीक। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कभी कभी डेटा, अगर बहुत सारा डेटा है आपके पास, यूनिवर्सिटी में बहुत सर्वर होता है, तो हार्डवेयर वो जो होता है कॉस्टली पड़ जाता है, सॉफ्टवेयर कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक। रैम हो गया, मेमोरी साइज होगा, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक, क्योंकि हमको डेटा बहुत सारा ज़्यादा होता है तो हमको डिस्क भी चाहिए होते हैं, जो हार्ड ड्राइव होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक। अगर हम लोग को डेटा को और सिक्योर करने के लिए उसका प्रोडक्शन लेयर बढ़ाते हैं, तब भी डेटा को यानी कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। यानी कि अगर आपको डेटा और प्रोटेक्ट करना है तो आपको पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होता है, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं कि व्यू इन डेटाबेस के बारे में, ठीक। व्यू इन डेटाबेस के अंदर सबसे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। अभी मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, तो अब वही बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक 3 लेयर होता है। 3 लेयर क्या मतलब, यहाँ पे 3 लेयर होता है। कौन कौन सा, एक होता है व्यू लेयर, लॉजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक। ये 3 लेयर काम करते हैं डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करने में। क्या होता है कि कैसे यूजर इंटरेक्शन करेगा डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे जो डेवलपर है वो क्या करता है कि डिटेल्स को हाइड कर देता है, इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि जो डिटेल्स यूजर के काम नहीं है उस डिटेल को क्या कर सकता है, हाइड कर देता है, ठीक। डेफिनेशन कैसे होता है, दिस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम यूजर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि वो डेटा जो यूजर के लिए मतलब यूजफुल नहीं है, उस डेटा को हाइड करने
को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये 3 लेयर में काम करता है, फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर और व्यू लेयर। ठीक, अब एक एक करके हर लेयर की बात करते हैं। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है ये लेयर, ये फिजिकल लेयर फर्स्ट होता है। फिजिकल लेयर क्या होता है कि लोएस्ट लेवल डेटा होता है, लोएस्ट लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये डिस्क्राइब करता है हाउ एक्चुअली डेटा इज स्टोर इन अ डेटाबेस। ठीक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डेटा। ठीक, याद रखिएगा कि फिजिकल लेयर में हाउ यानी कि कैसे डेटा एक्चुअली स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ठीक, लॉजिकल लेयर सेकंड लेयर होता है, ये मिडिल लेवल लेयर भी बोलते हैं इसको। ये डिस्क्राइब करता है व्हाट डेटा, यहाँ मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ सर्किल कर रहा हूँ, व्हाट डेटा, कैसा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, ना व्यू लेवल में क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक, और इसमें क्या करता है कि ये जो लेवल है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, यूजर इंटरेक्शन, ठीक, विथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक ना, आपको समझ में आ गया, बहुत ही मैंने इजी वे में बताया आपको। फिजिकल लेवल क्या होता है कि हाउ डेटा स्टोर इन डेटाबेस, लॉजिकल में तो व्हाट टाइप डेटा एक्चुअली स्टोर इन डेटाबेस, व्यू लेवल में क्या होता है कि हाउ यूजर कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ आगे मूव करते हैं, इंस्टांस और स्कीमा की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा बेसिकली क्या होता है, डिजाइन ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा इज अ 3 टाइप, एक होता है फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। अब डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। इसमें क्या होता है, हाउ द डेटा स्टोर्ड, मैंने अभी बताया, मैंने सर्किल में ऊपर भी किया था, सर्किल में हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन अ ब्लॉक ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब एट दिस लेवल। ठीक, नाउ डिजाइन ऑफ डेटा एट लॉजिकल लेवल इज कॉल्ड लॉजिकल स्कीमा। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है, डेटाबेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक साथ इसमें वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि एट द लेवल डेटा इट कैन डिस्क्राइब सर्टेन टाइप ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स गेट्स इन स्टोर इन अ डेटाबेस स्ट्रक्चर। मैंने अभी बताया कि व्हाट टाइप डेटा एक्चुअली स्टोर इन दिस लेवल। ठीक, उसको बोलते हैं लॉजिकल लेवल। ठीक, यहाँ पे डेटा क्या होता है, ठीक, किससे हाइड करना है, किससे हाइड नहीं करना है, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन बैठते हैं, प्रोग्रामर बैठते हैं, डेटाबेस बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठते हैं। ठीक, ये 3 लोग मिलकर आपस में यहाँ पे काम करते हैं कि कौन सा डेटा दिखाना है, कौन सा डेटा हाइड करना है, ये सब यहाँ पे होता है। ठीक, लास्ट होता है व्यू लेवल। ठीक, इसको बोलते हैं व्यू स्कीमा बोलते हैं, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा और डेटाबेस सिस्टम के साथ, वो चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं इंस्टांस की बात करते हैं। ठीक, इंस्टांस क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट, ठीक, जहां पे डेटा स्टोर होता है, यानी कि द डेटा स्टोर इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ डेटा। यानी कि अगर बात की जाए कि हम लोग, यानी कि डेटाबेस इज डिफाइंड एज वर्बल डिक्लेरेशन इन डेटा टेबल दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डेटाबेस। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एट मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। यानी कि देखिए इजिली मैं आपको समझाऊं मैं कि हम लोग जब डेटा को स्टोर करते हैं टेबल फॉर्मेट में, ठीक, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक, या वेरिएबल के साथ, ठीक, वो क्या है, डेटा किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। ठीक, एक इजी वे में समझे। ठीक, हम लोग किसी भी वेरिएबल को एट द टाइम हम लोग डेटा की वैल्यू देते हैं, ठीक, किसी भी वेरिएबल को, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ डेटाबेस। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही इजी आर्किटेक्चर है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, कंपोनेंट्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है, यानी कि हमारे पास एक क्या होगा, क्लाइंट है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास सर्वर है। ठीक, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ठीक, ये सर्वर, इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक, इसको बोलते हैं क्या है, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्लाइंट कैसे इंटरेक्ट करेगा सर्वर के साथ, और सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क बोल लीजिए या इंटरनेट बोल लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए डेटाबेस आर्किटेक्चर 3 टाइप के होता है, सिंगल टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। अब सबसे पहले एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 3 टीयर आर्किटेक्चर। 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट मशीन होता है और जहाँ पे नेटवर्क होता है। ठीक, और हमारे पास क्या होता है, एक सर्वर होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेटाबेस, ठीक है, सॉरी, हम लोग ओके, हम लोग बात करें 1 टीयर के, मैं 3 टीयर के एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा 1 टीयर आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ पे किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहाँ पे
हम लोग खुद से ही डेटा में अपडेट चेंज और डिलीट कुछ भी करना हो तो हम लोग खुद से करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर। यहाँ पे लिखा डाटा रीडली अवेलेबल ऑन क्लाइंट मशीन, यानी कि तुम आपके घर में जो पीसी है, आपके लैपटॉप, वही एक क्लाइंट मशीन है। आप खुद से ही डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा एनी चेंज डन हेयर विद डायरेक्टली डन ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ, इट डज नॉट प्रोवाइड अ हैंडी टूल्स फॉर इंड यूजर, यानी कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर ही आपका क्या है, आप वो क्या ऐसा बिहेव करेगा, क्लाइंट मशीन बिहेव करेगा। आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर, यानी कि आपके सिस्टम में अंदर डायरेक्टली वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती किसके अंदर, फर्स्ट टीयर आर्किटेक्चर की में। ठीक, नाउ अगर आगे मूव करें, अब बात करें हम लोग टू टीयर आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ पे सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। ठीक, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, सर्वर और क्लाइंट। अब यहाँ पे जो डेटाबेस सिस्टम इज प्रेजेंट एट सर्वर मशीन एंड द डीबीएमएस एप्लीकेशन इज प्रेजेंट ऑन द क्लाइंट मशीन, यानी कि आपका पीसी बिहेव करेगा क्लाइंट, और एक सर्वर होगा जहां पे आपका डेटा एक्चुअली स्टोर होगा। बीच में क्या होगा, एक रिलायबल नेटवर्क होगा, आपके पास कोई भी नेटवर्क होगा, उसकी हेल्प से ये क्लाइंट क्या करेगा, सर्व विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ये इंटरेक्ट करेगा सर्वर के साथ। मान ली कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डायरेक्ट पहले जाएगा नेटवर्क के थ्रू होते हुए सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उस डेटा को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, वो जाएगा नेटवर्क के थ्रू होते हुए क्लाइंट के पास। ठीक, ये क्या है, टू टीयर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट किया जाएगा इंटरफेस, जैसे कि जेडीके हो गया, ओडीबीसी हो गया। ठीक, इसके हेल्प से ये कम्युनिकेट कर पाएंगे सर्वर और क्लाइंट के बीच में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। ठीक, ये टू टीयर आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो आपका सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है, बीच में कम्युनिकेट करता है एक नेटवर्क। नेटवर्क की हेल्प से यहाँ पे जो इन दोनों को कनेक्शन देता है, इन दोनों के साथ जो रिलेशनशिप बनाता है, वो जो रिलेशनशिप बनाएगा वो क्या है, वो या तो जेडीके होगा, जेडीबीसी होगा, या ओडीबीसी होगा, ओडीबीसी होगा। ठीक, नाउ अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में। थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है क्लाइंट मशीन और सर्वर की मशीन के बारे में। अब वो कौन सी लेयर है उस पर बात करते हैं। ठीक, अब वो जो लेयर है वो कौन सी होती है, अभी एक चीज डिफरेंस खाली है, सेम होता है यहाँ पे, सिर्फ सेम होता है एक चीज। यहाँ पे देखिए, जो टू टीयर में क्या होता है, सिर्फ डेटाबेस सिस्टम होता है, बट अगर थ्री टीयर के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वहां पे एक सिर्फ लेयर ऐड हो जाती है, वो कौन सी होती है, एप्लीकेशन सर्वर ऐड हो जाता है बस। ठीक, इसी लेयर ऐड की वजह से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। मतलब कि क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है सर्वर के साथ, उसको सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्लाइंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन सर्वर के साथ, एप्लीकेशन सर्वर कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ, देन उसके बाद रिजल्ट को फिर फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर डेटा को रिजल्ट को फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन क्लाइंट में, और एप्लीकेशन क्लाइंट क्या करता है, देन यूजर को वो डेटा को, जो डेटा का जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। ठीक, ये आप ये इतना याद रखिएगा, टू टीयर आर्किटेक्चर में डायरेक्टली जो एप्लीकेशन जो क्लाइंट है, ठीक, जो एप्लीकेशन है ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था सर्वर के साथ, बट ऐसा थ्री टीयर आर्किटेक्चर में नहीं है। इसको एप्लीकेशन जो क्लाइंट के जो एप्लीकेशन है उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किसके साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ, देन उसके बाद डेटाबेस के साथ। ठीक, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछेगा वो एप्लीकेशन सर्वर के पास आएगा, एप्लीकेशन सर्वर किसके साथ जाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस जो रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा, देन उसके बाद एप्लीकेशन क्लाइंट के पास, देन वो यूजर को वो शो करेगा, यूजर का आउटपुट यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक, नाउ इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग मॉडल्स की, बात करते हैं डेटा की मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक, देखिए डेटा मॉडल्स क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं डेटा कैसे होगा, डेटा सेमेंटिक होगा, कंसिस्टेंसी होता है, कंस्ट्रेंट ऑफ द डेटा, ये ओवरऑल यहाँ पे डेटा के बारे में है। ठीक, अब यहाँ पे जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया है कि फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, वी लेवल, ये यहाँ पे जो चीजें लगती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, डेटा मॉडल्स के अंदर अब कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, डेटा मॉडल की बात की जाए, सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस। अब हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ डेटा स्टोर होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि आपने ट्री देखा होगा, ठीक, ट्री स्ट्रक्चर आपने देखा है उसकी फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डेटा है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज का एग्जांपल ले लें। कॉलेज है हमारे पास, कॉलेज में डिपार्टमेंट होगा। ठीक, डिपार्टमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट होगा, कोर्स होगा, टीचर होगा, फैकल्टी होगी, ठीक, और स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद कोर्स में भी होगा थ्योरी और लैब, ठीक, वो यहाँ पे आ जाएगा। टीचर में भी आ जाएगा कि जो थ्योरी टीचर हो जाएगा जो थ्योरी लेगा, और जो प्रैक्टिकल टीचर होगा वो हो गया। ठीक,
वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ठीक, ये हो गया डेटा। डेटा कैसे स्टोर होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक, इस वे का फॉलो करता है, यानी कि पेरेंट्स टू चाइल्ड डेटा को फॉलो करता है। ठीक, मॉडल फॉलो करता है। ठीक, डेटा कैसे स्टोर होता है, टॉप टू बॉटम स्टोर होता है। ठीक, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, डेटा रिप्रेजेंट करता है किससे, यूजिंग अ पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो कॉलेज होगा, टॉप लेवल हमारा पेरेंट्स हो जाता है, और जो लोअर लेवल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। इन सबके बीच में ये कम्युनिकेट, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक, अगर कॉलेज है, कॉलेज में क्या होगा, एक बिल्डिंगें होंगी, डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट में कोर्स होते हैं, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे। अब कोर्स है तो कोर्स में थ्योरी पार्ट अलग होगा और लैब पार्ट अलग होगा। ठीक, उन सब रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक, इसको बोलते हैं हायरार्किकल लेवल डेटाबेस। अब बात करते हैं नेटवर्क लेवल डेटाबेस के। यहाँ पे क्या होता है कि हर चिल्ड्रन मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज डायरेक्टली CSC डिपार्टमेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्टूडेंट मॉडल, ये एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या होता है कि मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। ठीक, जब रिलेशनशिप की बात कीजिए, वन टू मैनी, मैन टू वन, वन टू वन, ये सब लेवल की बात की जाए तो नेटवर्क मॉडल्स में क्या होता है, इट अलाउ ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट, इट हेल्प यू टू डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। यानी कि ये एक, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, अगर आप आपने देखा होगा कि आप ऐसा रिलेशनशिप जो आप डिस्क्राइब ना कर पाए, तो वो आप नेटवर्क की हेल्प से, नेटवर्क मॉडल की हेल्प से आप उस कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशन को आप इजी वे में यहाँ पे समझा सकते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, थर्ड के लिए बात करते हैं रिलेशन डेट मॉडल की। अब रिलेशन मॉडल देखिए, रिलेशन जब मॉडल बताएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ आ जाती हैं, रो और कॉलम। यानी कि डेटा बेस हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे डेटा होता है। ठीक, ये फिक्स स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है, यानी कि डेटा होगा, अगर डेटा हम स्टोर करते हैं रो कॉलम में तो हमें यहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि डेटा कोई भी डेटा आ जाएगा, ऑडियो भी स्टोर कर रहे हैं, वीडियो भी स्टोर कर रहे हैं, इमेज भी स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, किस फॉर्म में, रो कॉलम के फॉर्म में। ठीक, नाउ आगे बात मूव करते हैं, आज बात करते हैं कि इंट्री रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि ER मॉडल। ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक, यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन, ये रियल सिनेरियो पे पेश होता है। कैसे, एक कैसे रिलेशनशिप बताते हैं, कैसे अगर कंपनी में बात की जाए तो उसकी टीम होती है, टीम मेंबर होते हैं। ठीक, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एडमिन कौन है, वो सब रिलेशनशिप बनाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक, वो किससे डिस्क्राइब की जाती है, ER मॉडल, यानी कि हम लोग बनाते हैं ER मॉडल। आपने देखा होगा कभी भी कॉलेज में आपको बोलते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ER मॉडल बनाओ। ठीक, तो वो चीज़ ये इजी होता है, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस्ड होता है। ठीक, रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस्ड होता है। ठीक, और ये इजी टू होता है, इजी टू डिस्क्राइब होता है, इजी टू क्रिएट होता है। हम लोग इसमें क्या क्या होता है, सेट्स होते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा कैसे ER डायग्राम बनाते हैं, इस पर भी बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल पढ़ेंगे DBMS लैंग्वेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे DBMS लैंग्वेज के बारे में। ये होती क्या है, कितने टाइप से ये होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो DBMS लैंग्वेज है ये बेसिकली यूज होती है डेटा को रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि DDL हो गया, DCL है, DML है, TCL है। ठीक, इनका पर्पस क्या होता है कि SQL का इस्तेमाल करती है लोग। ठीक, SQL क्या है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं, यानी कि एक टाइप से कोड लिखते हैं। ठीक, हम कुछ भी करना होता है, रीड करना होता है, अपडेट करना होता है, स्टोर करना होता है डेटा को, तो हम लोग SQL का यूज लेते हैं, SQL का यूज करते हैं। ठीक, अब DMS लैंग्वेज के बारे में बात की तो सबसे पहले बात करते हैं DDL क्या होता है। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, एक बेसिक पार्ट होता है। ठीक, बेसिक मतलब कि ये कह लीजिए एक बेसिक लैंग्वेज है, यहाँ पे हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अल्टर करते हैं, कमेंट करते हैं, रीनेम करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, ये यहाँ पे DDL में होते हैं। जितने कमांड है DDL के, ये हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रांसलेट, कमेंट्स और रीनेम। ठीक, अब DCL क्या होता है, DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि वो डेटा वो लैंग्वेज जिस पे कंट्रोल बना हो, जैसे कि ग्रांट और रिवॉक। इसका जो कमांड है, जैसे कि कोड है, वो क्या है, ग्रांट और रिवॉक। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझ लेते हैं होते क्या है। अब बात है थर्ड, DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग डेटा में कुछ चेंज करना हो, ठीक, यानी कि अपडेट करना हो, न्यू डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं।
डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो ये कमांड है इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये किसके अंदर आते हैं, ये DML के अंदर आते हैं, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आता है लास्ट में TCL। TCL क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया और एक पर्सन ए है, उसने ट्रांजैक्शन किया पर्सन बी को, ठीक। ये ट्रांजैक्शन जो करता है, जो इस पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, TCL। इसमें कमांड होते हैं जैसे कि कमिट होता है, रोल बैक होता है। रोल बैक तब किया जाता है जब हाँ ये डेडलॉक लग जाए या हमको गलत ट्रांजैक्शन हो तो हम लोग वहां पे रोल बैक करते हैं। अब एक एक करके हम लोग उसको डीप में पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं DDL की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL actually consists of SQL command that can use to define the database schema, ठीक। It simply deal with the description of database schema. It is used to create, modify the structure of database object in the database, ठीक। बेसिकली क्या है, मैंने अभी बताया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये एक बेसिक है। बेसिक क्या है, यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करना हो तो वो करते हैं। अब इसको कमांड जो है, ठीक, सबसे पहले जो कमांड है क्रिएट करना, हमको डेटाबेस जब हम लोग बनाते हैं तो डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हम लोग क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, क्रिएट टेबल लिखते हैं, ठीक। क्रिएट में दो चीजें आती हैं, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल। क्रिएट डेटाबेस में क्या होता है, हम लोग डेटाबेस का जो डेटा का है उसको इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि हमको डेटा स्टोर करना है इस फॉर्म में, ठीक। तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक, उसमें हम लोग तभी तो डेटा स्टोर करेंगे, ठीक। नाउ जैसे कि एग्जांपल तो आप समझते हैं, आप घर में क्या है, आपके घर में डेटा मतलब कपड़े रखना है, कपड़े रखने के लिए आपको क्या चाहिए, अलमारी चाहिए, ठीक, अलमीरा चाहिए, ठीक। तो अलमीरा हम लोग लेकर आ जाते हैं, ठीक। हम लोग क्या बना लिए, एक स्ट्रक्चर बना लिए, हमारा क्या अलमीरा है, ठीक। अब अलमीरा में हम लोग शेल को डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट टेबल। तो हम लोग क्रिएट टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस अलमीरा में शेल बनाते हैं, ठीक। कैसे कैसे हमको शेल चाहिए, कैसे कैसे डेटा हमको स्टोर, कैसे कैसे हम लोग कपड़े स्टोर कर सकते हैं इसमें, ठीक। उस हिसाब से सेल बनाते हैं, ठीक। तो सेल बनाने के किसका काम होता है, क्रिएट टेबल का काम होता है। और अलमीरा को डिजाइन करने किसका काम होता है, क्रिएट डेटाबेस। अलमीरा क्या है, एक टाइप से डेटाबेस है, ठीक। आपको इस तरह समझ में आएगा, ठीक। ये बेसिक है, मैंने एग्जाम्पल तो आपको समझा दिया ऐसे ये वर्क करता है, ठीक। नाउ अभी मैंने दिखाया था, मैंने अलमीरा बनाया था, तो इसीलिए यहाँ पे कमांड है क्रिएट डेटाबेस, हम लोग यहाँ पे अलमीरा लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉयज लिखा है, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम दे सकते हैं, डेटाबेस का नेम, ठीक। उसके बाद एक और कमांड मैंने इस्तेमाल किया था शेल बनाने का, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल शेल बनाए थे अलमीरा के अंदर। तो यहाँ पे कमांड है क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे कुछ भी, ठीक, यानी कि जो शेल है उसका नाम दे देंगे, उसमें कितने कॉलम होंगे, कितना डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप, मतलब अलमीरा है, अलमीरा में हमने क्या कर दिया, टेबल दे दिया और उसका कॉलम दे दिया, ठीक। अब कॉलम में क्या रखना है वो हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ठीक। यानी कि इस जो ब्लॉक में हम लोग सिर्फ शर्ट रखेंगे, नीचे वाले ब्लॉक में हम लोग सिर्फ क्या रखेंगे, मान लीजिए कि अंडर गारमेंट्स वो रखेंगे, नीचे वाले में हम लोग जो पैंट्स हैं, जीन्स हैं वो रखेंगे। हम लोग वहाँ पे जो हम लोग जो वैराइटीज हैं उनको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप बोल दे रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए एक ऐसे सिंटैक्स, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल, ठीक। टेबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में हम लोग कॉलम जो मल्टीपल कॉलम देंगे, कॉलम का नाम दे देंगे यहाँ पे कॉलम 1, उसका डेटा टाइप, ठीक, और साइज डिफाइन कर देंगे, ठीक। इसी तरह मल्टीपल हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक, मल्टीपल कॉलम बना देंगे, उसको टाइप दे देंगे, ठीक। ये सिंटैक्स हमारा है, ठीक। सिंटैक्स इजी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, ठीक, फिर कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप, उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे सेमीकोलन लगा के, ठीक। ये हो गया हम लोग डेटा को हम लोग ने टेबल को क्रिएट कर लिया, ठीक। अगर ओवरऑल हम क्वेरी की बात की जाए तो यहाँ पे सेम नंबर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाए, हम लोग एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, हमने क्रिएट किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा, ठीक, उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, ठीक, सब्जेक्ट होगा, तो मैंने रोल नंबर दे दिया, ये हमारा कॉलम है रोल नंबर। जो डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, कितने हम लोग ने साइज दे दिया, साइज 3 दे दिया। दूसरा कॉलम है नेम, डेटा टाइप कौन सा, वैरकैर, कितना साइज है 20। तीसरा कॉलम है सब्जेक्ट, डेटा टाइप क्या है, वैरकैर, साइज कितना है 20, ठीक। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब इसमें एक और चीज आती है, ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस को डिलीट करते हैं, और या तो जस्ट टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक। जैसे कि अब ड्रॉप करने के लिए, यानी कि हमको अब कुछ भी ड्रॉप करना है, ठीक, तो यानी कि कुछ भी डिलीट करना, तो आप लगाएंगे ड्रॉप, लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप के बाद
टेबल, आपको टेबल डिलीट करना है, टेबल और टेबल का नाम जैसे ही लिखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, जो टेबल हो गई वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है, ड्रॉप हमेशा कमांड सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, वो स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। यानी कि आपने क्या सबसे पहले क्या बनाया था, क्रेट में डेटाबेस बनाया था ना, तो डेटाबेस उसने बना दिया, यानी कि अलमीरा आपके पास अभी भी है, आपने सिर्फ क्या किया, उसके अंदर जो कॉलम थे, ठीक, वो डिलीट किए हैं। ड्रॉप कमांड सिर्फ क्या करता है, कॉलम को डिलीट करता है बस। अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होता है, यानी कि उसके लिए अलग कमांड होता है, वो होता है टनकेट, यानी कि इट यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस। ठीक, टनकेट का इस्तेमाल होता है कि सारा रिकॉर्ड टेबल से डिलीट करना इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस। ठीक, ये मैंने अभी बताया, ड्रॉप सिर्फ टेबल को डिलीट करता है, बट टनकेट क्या करता है, ओवरऑल स्पेस को डिलीट करता है। ठीक, नाउ अगर डिफरेंस की बात की जाए टनकेट और ड्रॉप में, टनकेट नॉर्मली अल्ट्रा फास्ट एंड इट डील विद डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेम्पररी डेटा। ठीक, और टनकेट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल फॉर फ्यूचर यूज, यानी मैंने अभी बताया कि अलमीरा है आपके पास, अलमीरा तो अभी भी है हमारे पास, सिर्फ कॉलम डिवाइड किया उसने, कॉलम ड्रॉप क्या किया, कॉलम को डिलीट कर दिया, बट अभी भी इसमें कुछ डेटा तो होगा ही ना, डेटा तो पड़ा ही है ना। ठीक, यानी कि अब अलमीरा है, आप अलमीरा में जो सेल होते हैं वो रिमूव कर दिए अगर, तब भी तो कपड़े आपके पास है ना। ठीक, उसमें कुछ तो चीज पड़ा ही हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है ना उसके अंदर, तो वो कमांड कौन करता है, ओवरऑल जो डेटा डिलीट करने के वो टनकेट करता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, अब अल्टर की बात करते हैं। अल्टर कमांड बेसिकली क्या करता है, किसी डेटा को ऐड करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए काम आता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अल्टर लिखना होगा सबसे आगे, अल्टर। अल्टर के बाद कुछ भी अगर ऐड करना हो तो उसके अंदर टेबल होगा, टेबल ऐड करना, टेबल का नेम दे देंगे, और किसके अंदर ऐड करना, टेबल के अंदर ऐड करना तो टेबल नेम दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करना, कॉलम ऐड करना, तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग ऐड लिखेंगे, यहाँ कॉलम 1 दे देंगे, उसका डेटा टाइप दे देंगे, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप, और हम इस तरह उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगर आपको ड्रॉप करना है कोई भी टेबल, सिंपल आप क्या करेंगे, आप किसी कॉलम, मानिए कि आपके पास टेबल बनी हुई है, टेबल के अंदर आप किसी कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप सीधे क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, जो कॉलम डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, और आपको किसी डेटा में मॉडिफिकेशन करना है तो सिंपल एक तरीका और है, टेबल देंगे, अल्टर देंगे, टेबल का नाम दे देंगे और लिखेंगे मॉडिफाई। ठीक, मॉडिफाई जैसे करेंगे तो आपको देना पड़ेगा कॉलम नेम और कॉलम टाइप। ठीक, इसकी हेल्प से आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की। देखिए कमेंट आपको पता है सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक, और इन लाइन कमेंट भी होता है। ठीक, सिंगल लाइन यानी कि ओवरऑल ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ये हमारा सिंगल लाइन है। ठीक, मल्टीपल लाइन यानी कि ये सबको मिला के ये क्या हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। ठीक, इन लाइन कमेंट होता है यानी कि हम लोग कुछ डेटा लिख रहे हैं, उसी के आगे हम लोग स्लैश स्लैश लगा के डेटा कमेंट लिख सकते हैं। ठीक, वो इनलाइन कमेंट हो गया। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड क्या करता है, डील करता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा जो प्रेजेंट डेटा है डेटाबेस के अंदर उसमें कुछ चेंज करने के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि यानी कि हमको सबसे पहले समझ लीजिए कि हमको ओवरऑल डेटा देखना है। ठीक, ओवरऑल डेटा देखना है कि डेटा हमारा है कौन सा, तो हम लोग एक कमांड होता है वो है तो सिलेक्ट कमांड, हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक करते हैं। ठीक, सेलेक्ट एस्ट्रिक करेंगे और किससे, फ्रॉम को टेबल का नेम होगा उससे दे देंगे। ठीक, तो यानी कि उस टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ हमको डिस्प्ले करा के यहाँ देगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरा का पूरा डेटा हमको इस टेबल के अंदर जो है वो हमको शो करा दो, दिखा दो। ठीक, ये होता है कि हम लोग ओवरऑल इंफॉर्मेशन देखते हैं किसी भी टेबल के लिए तो हम लोग एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट उस कॉलम का नेम, जितने भी कॉलम देखने हैं, और कहां से देखना है, फ्रॉम उस टेबल का नेम। ठीक, यानी कि अभी एक तरफ से आपको एग्जांपल तो आप समझाते हैं। एक सेलेक्ट है, हमने एम्प्लॉय नेम देखना है, कहां से, इस एम्प्लॉय टेबल है, ये टेबल है, हमको इस एम्प्लॉय के टेबल से अंदर से हमको सिर्फ एम्प्लॉय के नेम देखना है, कितने एम्प्लॉय के नेम हैं। ठीक, वो सारे एम्प्लॉय के यहाँ पे नेम शो होकर आ जाएंगे। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं इंसर्ट इनटू में। आपको कुछ इंसर्ट करना है, ठीक, किसी टेबल के अंदर, तो आप सीधा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आप इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम देंगे। ठीक, जिस टेबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है और वहां पे वैल्यूज दे देंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, यानी कि जितने भी कॉलम होंगे तो उसके हिसाब से आप वहां पे वैल्यूज
दे सकते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं अपडेट की। देखिए, अपडेट कमांड बेसिकली प्रेजेंट डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं कमांड समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपडेट। अपडेट के अंदर जिस टेबल में हमको अपडेट करना है वो लिखते हैं। ठीक, ये बेसिक सिंटैक्स है। अब कैसे वो उसको वर्क करता है वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमको क्या करना है, अपडेट करना है, तो हम लोग ने लिखा अपडेट किसके अंदर करना है, एम्प्लॉयज के अंदर। हम लोग ने क्या कर दिया, सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 10,000। ठीक, और किसकी, वेयर, ये कंडीशन लगी है। ये जो जहां जहां आप वेयर देखेंगे ना, उसका मतलब है ये कंडीशन बता रहा है। ठीक, कंडीशन है ये। ठीक, अब उनकी सैलरी क्या कर दो, 10,000 कर दो, जिनकी एम्प्लॉय एज कितनी है, जो एज है 25 से ज्यादा है। ठीक, ग्रेटर देन 25, उनकी सैलरी कितनी सेट कर दो, 10,000 सेट कर दो। यानी कि एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय होंगे जिनकी एज 25 से ज्यादा होगी, 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी। उनकी सैलरी क्या कर दो, कुछ भी सैलरी हो, उसमें उसमें उनकी सैलरी हो 5,000, 7,000, कुछ भी सैलरी हो, तो बट उनकी सैलरी क्या कर दो, सेट कर दो 10,000। ठीक, यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 25, यानी कि 25 से ज्यादा जिनकी एज है उनकी सैलरी कितनी सेट कर दो, 10,000 सेट कर दो। समझे, इस तरह का कमांड इस्तेमाल होता है। अब डिलीट स्टेटमेंट की बात की जाए, डिलीट स्टेटमेंट बेसिकली डेटा को डिलीट करने के लिए काम आता है, सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए काम आता है। ठीक, या सारा का सारा डेटा डिलीट करने के लिए काम आता है। अब कैसे करते हैं, अगर सिंगल लाइन की सिंगल डेटा डिलीट करने की बात है तो उसके लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज राम, यानी कि जिसका नाम राम होगा उसका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन। ठीक, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने का। अब अगर सारा सारा डेटा डिलीट करना तो यहाँ पे एक कमांड होता है डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट एक टेबल है उसको ओवरऑल डिलीट कर दो। ठीक, ये होता है डिलीट कमांड। नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि डेटा जो डेटा को कंट्रोल करने के लिए भी लैंग्वेज होती है, यानी कि हम लोग यहाँ पे परमिशन देते हैं और क्या राइट्स हैं, कितना कंट्रोल देना है, वो सब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, यहाँ पे दो कमांड होते हैं। वो कौन से कमांड होते हैं, ग्रांट होता है, रिवोक होता है। ग्रांट क्या करता है, बेसिकली यूजर को प्रिविलेज देता है कि कितना आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, कितने लेवल तक आप डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक गए, बैंक में किसी और यूजर का आप डेटा देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपना डेटा देख सकते हैं। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया, मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है, आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं। ठीक, मैंने किसको कितना पैसा भेजा है, आप ये सब देख सकते हैं। ठीक, आप ओवरऑल इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, किसके दूसरे अकाउंट में कितना अमाउंट है, ये सब आप नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये कौन कमांड हैंडल करता है, ग्रांट करता है। अब रिवोक क्या करता है, रिवोक क्या करता है, बेसिकली विड्रॉ करता है यूजर की जो एक्सेस प्रिविलेज है। ठीक, ये बेसिकली यूज होता है ग्रांट कमांड के साथ। बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो आपने मान लीजिए कि किसी बाई चांस बाय मिस्टेक एरर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो गया है। ठीक है, आप उस ट्रांजैक्शन को वापस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और मान लीजिए आपको किसी की एक्सेस को, यानी कि आपने किसी यूजर को हाई लेवल की अथॉरिटी दे दी कि आप इतना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, बट आप नहीं चाहते अब ये यूजर देखे, तो हम लोग रिवॉक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आप उसकी प्रिविलेज को रिवॉक कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, यानी कि अब एक एग्जांपल तो आप समझिए। ठीक, एक आदमी को हाई सिक्योरिटी मिली है कुछ समय के लिए, बट आप लग रहा है उसको सिक्योरिटी अब नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी सिक्योरिटी वापस दे लेंगे। तो वही काम यहाँ पे करता है, रिवॉक करता है। ठीक, नाउ अब एक और होता है कि आपने, अब बात करते हैं नहीं दूसरे लैंग्वेज की। आपने ग्रांट समझ लिया, रिवॉक समझ ली। ठीक, अब बात करते हैं कंट्रोल की, टीसीएल, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक, उनको कंट्रोल करने में काम आती है। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। ठीक, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो तीन चीजें होती है। कमिट क्या मतलब होता है कि सारे ट्रांजैक्शन सही से हो गए, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ट्रांजैक्शन भेजा, पर्सन ए ने एक ट्रांजैक्शन बी को भेजा और बी को वो रिसीव हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड क्या हो गया, बाय मिस्टेक ए ने ट्रांजैक्शन करना चाहता था बी को, बट बाय ट्रांजैक्शन किसको हो गया, सी को ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन को वापस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रोल बैक इस्तेमाल करते हैं। रोल बैक का इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शन को वापस करने के लिए। ठीक, ये बाय मिस्टेक जब हो जाता है। ठीक, अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि सेव पॉइंट होता है। हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन में सेव पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं। सेव पॉइंट मतलब कि कुछ सिक्योरिटी टाइप से लगा सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है कि इस लेवल तक ही जाए। ठीक, यानी कि हमको सिर्फ
पर्सन ए को भी में कुछ पॉइंट्स के लिए अमाउंट भेजना है, यानी कि सेट कर देते हैं इतना ही ट्रांजेक्शन एक दिन में होने चाहिए, इतना ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं होना चाहिए। ठीक, कितना ट्रांजेक्शन एक पर्सन एक दिन में कर सकता है, या एक हफ्ते में कर सकता है, या एक महीने में कर सकता है। ठीक, ये और लास्ट में एक और चीज होती है जो होती है सेट ट्रांजेक्शन। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है। हम लोग ट्रांजेक्शन की जो चीज यहाँ फिक्स करना चाहते हैं, यहाँ इसकी हेल्प से, सेट ट्रांजेक्शन की हेल्प से हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक, कि एक आपने पता है यूपीआई में क्या होता है कि 1 लाख ही लिमिट होती है। ठीक, 1 लाख ही लिमिट होती है, आप 1 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये लिमिट होती है एक दिन का। ठीक, एक दिन का, एक हफ्ते का, ये पर्टिकुलर यूपीआई का है। और पर्टिकुलर अपनी बैंक भी डिसाइड करती है, जब खुद उनके ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी वो अपने इंड से वो चीज डिफाइन करती है। ठीक, नाउ आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में, जो इतने भी लैंग्वेज होती हैं डीबीएमएस की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल के बारे में पढ़ा, डीएमएल के बारे में पढ़ा मैंने। ठीक, नाउ हम आगे आप देखेंगे इसमें कि जो प्रोसीजर ऑफ डेटा एक्सेस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप प्रोसीजर क्या होते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। जो भी डेटाबेस के अंदर है वो क्या प्रोसीजर होकर फॉलो करता है, कैसे हमारा डेटा हम एक्सेस करते हैं, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था क्या ट्रांजैक्शन है, क्या रोल बैक है, क्या लैंग्वेज है, डीडीएल है, डीएमएल है, ठीक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सब बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर फॉर डेटाबेस एक्सेस। ठीक, देखिए जब भी डेटाबेस को एक्सेस करना होता है कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग फॉलो करके चलते हैं। पहला, हमारे पास एक यूजर होता है। ठीक, यूजर क्या चाहता है कि वो अपना डेटाबेस को एक्सेस करे। डेटाबेस यहाँ पे है। ठीक, अब इनके बीच में कहाँ कहाँ से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जाती है। देखिए जब भी डेटाबेस के अंदर डेटा को एक्सेस करने की बात आती है तो प्रोसीजर फॉलो होता है। प्रोसीजर क्या है, यूजर से डायरेक्टली यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सबसे पहले। अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है सबसे पहले वो किसको करेगा, डेटा मैनेजर को, जो डेटा को मैनेज करता है। ठीक, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होता है उसके स्पेसिफिक रिकॉर्ड यहाँ पे रखे जाते हैं। देन डेटा मैनेजर के पास होते हुए फिर मूव करता है, ये किस कहाँ जाता है, ये फाइल मैनेजर के पास जाता है। ठीक, फाइल मैनेजर जहाँ ऑलरेडी सारी फाइल्स होती हैं। देन उसके बाद एक और फॉलो होता है बात, वो होता है डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर जहाँ पे जो स्टोरेज होता है, जैसे कि स्पेसिफिक जो फाइल्स होती हैं जहाँ रिक्वेस्ट किया जाता है वो चीजें होती हैं। ठीक, हमारी जो फाइल्स होंगी किसी डिस्क में तो स्टोर होंगी ना, तो उसके भी फाइल के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है, डिस्क मैनेजर के पास। डिस्क मैनेजर कहाँ क्या करता है, अब डिस्क मैनेजर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ। ठीक, ये प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक, कैसे किया, सबसे पहले यूजर ने रिक्वेस्ट किया हमको डेटा चाहिए, इसका डेटा देखना है, तो वो सबसे पहले किसके पास गया, डेटा मैनेजर के पास। ये पॉइंट 1 हो गया। डेटा मैनेजर से डायरेक्ट कहाँ गया, फाइल मैनेजर के पास। ठीक, फाइल मैनेजर जहाँ जहाँ फाइल स्टोर होती है वहाँ भी कुछ होता होगा ना। फाइल कहाँ स्टोर होती है, किसी डिस्क में स्टोर होती है, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है। तो स्टोरेज डिवाइस कौन से हो गए, डिस्क मैनेजर। तो हम लोग कहाँ जाएगा, डिस्क मैनेजर के पास जाएगा। अब डिस्क मैनेजर क्या होता है कि अब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसके साथ, डेटाबेस के साथ। जहाँ पे हम ये डेटाबेस क्या होता है, एक टाइप से सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक, ये लार्ज अमाउंट डेटा होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे सारा डेटा है स्टोर होता है। अब ये क्या होता है, 4 स्टेप होगा। अब यहीं से डेटा हमारा आएगा, हम तो यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुंच गई जब, तो यहाँ पहुंचने के बाद अब डायरेक्टली क्या होता है, फिर से जब आंसर आता है तो आंसर कहाँ आता है, डिस्क मैनेजर, देन फाइल मैनेजर, देन डेटा मैनेजर, देन यूजर के पास जाता है। यूजर उस डेटा को कम्युनिकेट कर सकता है, उस यूजर डेटा को देख सकता है। ये सारा प्रोसीजर फॉलो होता है। कितने प्रोसीजर फॉलो करने पड़े यहाँ पे, यहाँ पे टोटल 4 प्रोसीजर फॉलो करने पड़े। अगर यूजर को भी मिला दे टोटल 5 कैसे, सबसे पहले यूजर है 1। ठीक, यूजर को अगर हटा दें तो हमारा क्या आ गया, 1 हमारे डेटा मैनेजर, फाइल मैनेजर, देन डिस्क मैनेजर, देन डेटाबेस। ठीक, अगर यूजर को इंक्लूड करेंगे तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 5 प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए डेटाबेस यूजर जो होते हैं, ठीक, एक पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। ठीक, बट यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को मैनेज करने के लिए लोग होते हैं। जैसे कि अगर आपके बात की जाए, आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट होगा, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए ना एक एडमिन होगा। ठीक, जो आपकी उसको पब्लिश करेगा, आपकी बुक्स को पब्लिश करेगा, कब रिटर्न करना है, आपके अगर लेट हो गया तो फाइन देंगे, नहीं देंगे, ऐसा सब कुछ होता है। वो सब कौन करता है, एडमिन करता है। ठीक,
किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, वो सब कौन करता है, एडमिन करता है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर नेटिव यूजर की बात की जाए तो जैसे कि अनसोफिस्टिकेटेड यूजर की बात होती है। अनसोफिस्टिकेटेड यूजर कौन से होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर, एटीएम हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गया। ठीक, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें, देखिए क्या क्या होते हैं यहाँ पे। एक होता है नेटिव यूजर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, जो डायरेक्टली सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि डेटा को डिलीट करना है, मैनिपुलेट करना है, क्रिएट करना है, वो सब कौन मैनेज करता है, एप्लीकेशन मैनेजर करता है। ठीक, नेटिव यूजर क्या होता है, जो अनसोफिस्टिकेटेड यूजर होता है, हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ये डायरेक्टली प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एटीएम। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो डायरेक्टली हमारी क्वेरीज को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे एक चीज लिखी है डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डेटा मैनिपुलेशन में जो क्वेरीज होती है उनको कौन फॉलो करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉलो करता है। थर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर ये होता है जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से, डायरेक्टली थ्रू क्वेरी, जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है, एसक्यूएल प्रोग्राम चला के वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। ठीक, इतना तो हमने देख लिया। अब लास्ट में जो होता है, देखिए लास्ट में जो आपने सोफिस्टिकेटेड यूजर देख लिया, एप्लीकेशन प्रोग्राम देख लिया, नेटिव यूजर देख लिया, लास्ट में होता है स्पेशलाइज्ड यूजर होता है, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक, जो डेटाबेस के जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक, उनको इस्तेमाल करता है। ठीक, डेटाबेस के जो एप्लीकेशन है उनको इस्तेमाल करता है। ठीक, जैसे कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट करना है, राइट करना है, ठीक, डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक, उन सब चीजों को किसको काम होता है, स्पेशलाइज्ड यूजर का काम होता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डेटाबेस यूजर के बारे में। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन सा, नेटिव यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सोफिस्टिकेटेड यूजर और स्पेशलाइज्ड यूजर। ठीक, अब बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है, ठीक, जो जैसे कि जो हैंडल करता है, जो ओवरऑल चीजें हैंडल करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कॉलेज की बात की जाए तो एक एडमिन ब्लॉक होगा, वहीं से पूरे कॉलेज को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस के अंदर जो डीबीए होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवरऑल पूरा डेटा जो हैंडल करने का होता है वो किसके अंदर होता है, डीबीए के पास होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ठीक, ये ओवरऑल चेक करता है कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है, परफॉर्मेंस डाउन है कि नहीं है, कि किसको यूजर किसको ऐड करना है, जिसको कम्युनिकेट करना है, सारा कुछ जो वर्किंग, ओवरऑल जो वर्किंग होती है वो कौन देखता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टास्क होते हैं। टास्क कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करना होता है। ठीक, इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट मेंटेन करने के लिए होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर देखना के लिए, एसएस मेथड डिफिनेशन के लिए, ठीक, किसको कितना ग्रांट परमिशन देना है, ठीक, उसके लिए, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, रूटीन मेंटेनेंस के लिए, ये सब टास्क होते हैं किसके, डीबीए के, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के ये सब काम होते हैं। अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हमारे ओवरऑल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए भी क्या एक चीज होती है, यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई जाती हैं। यानी कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट प्रोसेसिंग इन अ डीएमएस which details one or more database access operation। यानी कि अगर इजी लैंग्वेज की बात की जाए, ठीक, आप देखते होंगे बैंक में जाते होंगे तो आप कुछ आप अपना पैसा ट्रांसफर करते होंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, ठीक, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन क्या होता है, कभी फेल हो जाता है। ठीक, तो वो जब फेल हो जाता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, या ओवर कंप्लीट ट्रांजैक्शन कैसे जाएगा, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो पार्शली कैसे होगा, ठीक, उसमें क्या रूल्स होंगे, ठीक, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन को मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडल करना। इसीलिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगाई जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, उसका नाम है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक, अगर एटॉमिसिटी की बात की जाए, इसका कहने का मतलब ये होता है, हिंदी में बता रहा हूँ,
मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक। डिफिनेशन, एटोमिसिटी का मतलब होता है कि या तो वो ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर ए जो अकाउंट होल्डर है वो बी में पैसा डालना चाह रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन या तो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पैसे अगर 50 रुपये भेजना चाहता है तो 50 रुपये इसके अंदर आ जाए, और ये इसके जो जो अगर एक तरफ समझिए जो बुक्स होती है, पासबुक होती है, उसमें ये आ जाए प्रिंट होकर, यानी कि आपका डेटा सेव हो जाए, ठीक, वहां पे आकर कि 50 रुपये आ गए हैं, ठीक। या तो ये ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, या ट्रांजेक्शन अगर बीच में रुक रहा है तो ये कंप्लीट ही ना हो, फिर वापस यहीं चला आए। इसका मतलब होता है एटोमिसिटी। अगर ये हो रहा है, ठीक, या तो कंप्लीट हो या तो हो ही ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा अकाउंट है, ठीक, ये एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अब बात करते हैं, ट्रांजेक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑपरेशन, यू कैन, यहाँ पे लिखा है यू अदर एग्जीक्यूट इंटरली, डू नॉट एग्जीक्यूट इट ऑल, ठीक। या तो पूरा कंप्लीट हो या तो वो कंप्लीट ना हो, बट लिखा है यहाँ पे एक चीज और लिखा है, देयर कैन नॉट बी पार्शली एग्जीक्यूशन, यानी कि ऐसा ना हो कि ए से निकला पैसा बी में पहुंचा भी नहीं और बीच में रुका हुआ, इससे डेबिटेड हो गया, इससे क्रेडिट, इसमें क्रेडिट हुआ ही नहीं, ठीक। ऐसा ना हो, या तो पूरा का पूरा हो या तो हो ही ना, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, बात करते हैं, ठीक। कंसिस्टेंसी की ये होता है कि हम लोग एक स्टेट, यहाँ पे स्टेट को मेंटेन करने पड़ते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। अब कंसिस्टेंसी वो होती है कि अगर ट्रांजैक्शन एक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक, तो वो दूसरे अकाउंट में वो चीज वहां पे डिस्प्ले करे, यानी कि एग्जांपल को तो समझते हैं, अगर एक अकाउंट होल्डर ए है, ठीक, इसके पास 100 रुपए हैं, ठीक, एक अकाउंट होल्डर बी है, इसके पास 50 रुपए हैं, ठीक। अकाउंट ए ने पैसा ट्रांसफर किया 50 रुपए, यानी कि इसके अकाउंट से 50 रुपए डेबिटेड हो गए। जब डेबिटेड हो गया तो इसके पास कितना पैसा बचा, 50 रुपए बचा ए के पास। अब ये किस में क्रेडिट होने जा रहा है, ये बी में क्रेडिट होने जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद 50 रुपए थे तो 50 और आ गए, ए ने भेज दिए, तो कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कंप्लीट हुआ, और इसके जो डेटाबेस के अंदर वो 50 रुपए ऐड हो गए हैं। अब इसका जो अपडेट वैल्यू है, अपडेट वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, ठीक। अगर पैसा एक अकाउंट होल्डर से निकला है तो वो दूसरे अकाउंट होल्डर में आ गया है और वो अपडेट हो चुका है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं आइसोलेशन की, बात करते हैं। आइसोलेशन वो होता है कि जब भी जो अकाउंट होल्डर, यानी कि मल्टीपल अकाउंट होल्डर इंडिपेंडेंट काम करे, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए एक अकाउंट होल्डर ए है और बी को पैसा भेज रहा है और वो सी को भी पैसा भेज रहा है, ऐसा ना हो कि अगर सी को पैसा भेज रहा है तो उसकी वैल्यू इफेक्ट करे बी, यानी कि बी अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बी को पैसा भेज रहा है तो सी अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन काम अकाउंट होल्डर पे काम कर रहे हैं, अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट जब काम कर रहे हैं तो किसी और दूसरा होल्डर, यानी अकाउंट होल्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या दूसरा डेटा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। अगर इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, ठीक, अगर अकाउंट होल्डर ए को पैसा भेज, बी को पैसा भेज रहा है, ए बी को पैसा भेज रहा है, तो ए और सी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर ए सी को पैसा भेज रहा है तो बी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक, तो ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अगर ऐसा आ रहा कि एक ए यहाँ पे अगर ये पैसा भेज रहा है बी को, यानी कि अगर 100 रुपए इसके पास है, 50 रुपए भेज रहा है, ठीक है, 50 रुपए भेज रहा है, बट अब इसी टाइम यहाँ पे अब इस ये क्या कर रहा है, ए 70 रुपए ही बेचने लगा सी को एक सेम टाइम, ठीक। तो बट क्या गया, अभी जब इसने ए बी को भेजा तो इसके पास कितने पैसे बचे, के बाद 50 रुपए बचे। अभी 85 रुपए भेज सकता है ना, 70 रुपए कैसे भेज सकता है, क्योंकि 70 रुपए इसके पास है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये मतलब समझ लीजिएगा आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है कि 50 रुपए बचे हैं और 70 रुपए भेज रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, इस अकाउंट होल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, सी में, ठीक, वैल्यूज डिफर कर रही हैं, ठीक, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आइसोलेशन प्रॉपर्टी वो होती है कि इंडिपेंडेंट अगर अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दूसरे अकाउंट में, ठीक। अगर मल्टीपल अकाउंट हैं तो अगर एक अकाउंट में काम कर रहे हैं तो बाकी अदर अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी वो होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका डेटाबेस मेंटेन रहे, उसकी वैल्यू हमेशा स्टोर रहती है डेटाबेस के अंदर, और अगर सिस्टम कभी भी फेल होता है तो उसको हम लोग रिकवर कर पाए, ठीक। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको सेव करके चलना पड़ता है, ठीक। जैसे आगे कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फेल हो रहा है, ठीक, अगर डेटा हमारा लॉस हो रहा है तो हम लोग उस डेटा को रिकवर कर पाए, उसको बोलते हैं क्या है, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। नाउ तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम बात करेंगे स्टोरेज मैनेजर के बारे में। वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं
स्टोरेज मैनेजर के बारे में। देखिए स्टोरेज मैनेजर का जो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैनेज करना पड़ता है, जो ट्रांजैक्शन है वो फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, ठीक। और बफर को मैनेज करना पड़ता है, जितने भी ऑथराइजेशन होते हैं इंटीग्रिटी मैनेज करना पड़ता है, ये ओवरऑल चार्ज जो पार्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें जो स्टोरेज मैनेजर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर, और फोर्थ होता है बफर मैनेजर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं स्टोरेज मैनेजर होता क्या है, कि इट इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द लो लेवल डेटा स्टोर इन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्वेरी टू सबमिट टू द सिस्टम। यानी कि इसका जो बेसिकली जो काम होता है ना, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है लो लेवल डेटा को और जो हमारे एप्लीकेशन है उसके बीच में। अब ये काम कैसे करता है, ये हम लोग क्वेरी की हेल्प से करते हैं, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। एक हो गया हमारा लो लेवल जो डेटा होता है उसके साथ, और हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। बीच में जो काम होता है, ठीक, हम कैसे काम करते हैं, यूजर हमारा क्या करता है एसक्यूएल क्वेरी में जो अपने कमांड देता है, अब इसी के हेल्प से इन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, ठीक। ये होता है हमारा स्टोरेज मैनेजर। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टोरेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद द फाइल मैनेजर, ठीक। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरेक्शन करे फाइल मैनेजर के साथ। इसकी और होती है कि जो हमारा जो बफर है उसको भी मैनेज करे, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो कमांड होते हैं, यानी कौन से कमांड होते हैं, डीएमएल कमांड, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन के जो कमांड होते हैं, ठीक, वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक। The storage manager translate the various DML statement into a low-level file statement command. The storage manager is responsible for storing, retrieving and updating the data in the database. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो इसका जो काम होता है, मेन चीज वो होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना और डेटा में कुछ चेंज करना डेटाबेस के अंदर। ये किसका काम होता है, ये स्टोरेज मैनेजर का काम होता है। अगर हम अब कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहला है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी, कितना लेवल का इंटीग्रिटी देना है, कितने लेवल का एक्सेस देना है किसी पर्टिकुलर यूजर को, वो कौन डिसाइड करता है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। सेकंड होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर, ये क्या करता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। आपने अगर एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो पर जो जो सी होता है, वो सी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होते हैं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक, ये ट्रांजैक्शन मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अगर सिस्टम फेल हो गया उसको प्रिजर्व करना, ठीक, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए कि नहीं कंप्लीट हुआ, ये ओवरऑल चीजों को मैनेज करने का काम आती है। थर्ड होता है फाइल मैनेजर। देखिए फाइल मैनेजर क्या होता है, जो फाइल हमारी कहाँ स्टोर होती है, एक पर्टिकुलर स्टोरेज में स्टोर होती है। वो क्या चीज है, वो होता है डिस्क स्टोरेज, जहाँ पे हमारी फाइल सेव होती है, ठीक। हमारी क्योंकि फाइल क्या हो, देखो आपने जब मैंने बताया था प्रोसीजर क्या होता है एसएस का, तो एक बात होता है फाइल सिस्टम होता है आपके पास, फाइल सिस्टम के पास यहाँ पे होता है फिर डिस्क, डिस्क मैनेजर के होता है, डिस्क मैनेजर के बाद होता है डेटाबेस, ठीक है। ये चार चीज होते हैं हमारे। ये फाइल है, फाइल कहाँ स्टोर होगी, डिस्क में स्टोर होगी, डिस्क कहाँ पर स्टोर होगी, डेटाबेस होगा वहां पे अंदर स्टोर होगी, ठीक। इसी सीक्वेंस से हमारा डेटा भी क्या होता है, रिट्रीव होता है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं बफर मैनेजर क्या करता है। बफर मैनेजर बेसिकली क्या होता है, आपका डेटा को फेच करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक। बेसिकली काम होता है कि जो डेटा है अगर सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक, उसको फेच करने में काम आता है, ठीक, क्योंकि वो इजिली यूज होता है, ठीक। यहाँ इसका काम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फेचिंग डेटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी, यानी कि जो आपके पास स्टोरेज होगा जहाँ पे, जहाँ डिस्क होगा, वहां से डेटा निकाल के कहाँ लाता है, मेन मेमोरी के अंदर लाता है, ठीक। ये काम, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं ना। अब बात कर रहे हैं क्वेरी प्रोसेसिंग की, बात करते हैं। देखिए क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको जो डेटा सेव होता है डेटाबेस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में सेव होता है, वो टेबल फॉर्म में सेव होता है, यानी कि रो कॉलम फॉर्म में सेव होता है, ठीक। अब इसी डेटा को हम लोग को देखना है, रीड करना है, अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो किसकी हेल्प ली जाती है, क्वेरी की हेल्प ली जाती है। क्वेरी कौन सी, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्वेरी डालते हैं, क्वेरी की हेल्प से वो क्वेरी कंपाइल होती है, कंपाइल की हेल्प से आपको डेटा को शो करती है, आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, अब वो समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेरी है, क्वेरी क्या करेगी, उस कंपाइलर के हेल्प से वो कंपाइल होगी, फिर क्वेरी प्लान होगा, फिर उसको उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, देन कैटलॉग मैनेजर होगा जो उसको चीज को मैनेज करेगा। देन यहाँ पे एक और यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम कैटलॉग, ठीक। सिस्टम कैटलॉग भी क्या करता है, जो आपकी जो क्वेरीज हैं उसको क्या करता है,
एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। ठीक, ये चीजें जो होती हैं ये अलग पार्ट समझिए, एक तरफ से एक सिंगल पार्ट समझिए जो कैटलॉग मैनेजर होता है और सिस्टम कैटलॉग होता है, वो चीज मैनेज करने के लिए आती है। जो हमारी क्वेरीज होती है उसको ऑप्टिमाइज की हेल्प से हम लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेन जो पार्ट है, हमारे पास क्वेरी आ गई ऑप्टिमाइजर के पास, उसके बाद सीधा क्या होता है, उस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट प्लान में डालते हैं। ठीक, एग्जीक्यूट प्लान करने के बाद अब उस कमांड को, यानी कि अब उसने डाला है, मान लीजिए डाला है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल से, यानी कि उसको इस टेबल का सारा डेटा देखना है। ठीक, तो वही ये जो कमांड है, इस कमांड को क्या होगा, प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, कमांड प्रोसेस होगा, फिर वो जाएगा डेटा में, जो आपका डेटा जो मैनेज करता होगा। ठीक, डेटा मैनेजर के अंदर जाएगा, डेटा मैनेजर देखेगा अच्छा इस टेबल का डेटा ये मांग रहा है यूजर, तो इस टेबल को ढूंढेगा अपने डेटा मैनेजर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये डेटा क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर वो फाइल को ढूंढेगा। और एक चीज और यहाँ देखिए एसटी लगा है, अच्छा ये पूरे का पूरा डेटा देखना चाहता है, तो उस डेटाबेस के अंदर उस फाइल को ढूंढेगा। मान लीजिए फाइल हमारी ABC, तो ABC फाइल को ढूंढेगा, यहाँ पे ABC फाइल मिल गई, तो उसको क्या करेगा, फिर एज अ रिजल्ट के तौर पे उसको क्या करेगा, आगे भेज देगा। यहाँ पे जो डेटाबेस में चेक किया उसने, ABCD की फाइल ढूंढी, मैनेजर के पास गया, मैनेजर के पास कमांड प्रोसेस किया, उसके बाद यहाँ से वो जो फाइल होगी डायरेक्ट इसको शो हो जाएगी एज अ क्वेरी रिजल्ट फॉर्म में, यूजर को डिस्प्ले करा दी जाएगी। जितना डेटा होगा उसके अंदर वो सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ठीक, आपको याद रखना होगा, सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो हम क्वेरी लिखते हैं उसको कंपाइल होता है, फिर हमारा क्वेरी प्लान होता है, फिर ऑप्टिमाइजिंग होता है, फिर एग्जीक्यूट, जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर क्वेरी की जो होती है उसके अंदर जो कमांड्स होते हैं उसको एक एक करके यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद डेटा मैनेजर का काम होता है उस जो कमांड्स को सही से रीड करे, वो क्या मांगा जा रहा है, कौन सी जो फाइल मांगी जा रही है, कौन सी फाइल में कौन सा डेटा देखना चाह रहा है, वो सब यहाँ पे कौन मैनेज करता है, डेटा मैनेजर कमांड प्रोसेस यहाँ पे मैनेज करता है। उसके बाद डेटाबेस से डेटा को फेच किया जाता है और रिजल्ट के तौर पे आपको डिस्प्ले करा दिया जाता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, ठीक, अब मेन जो काम है, मैंने ऑप्टिमाइजर का बता दिया क्या काम है, क्वेरी प्लान का क्या काम है, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज अ रिलेशनल मॉडल। ठीक, रिलेशनल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके में आते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक, वो क्या प्ले करते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या, उसका क्या इस्तेमाल है, ये सब यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल मॉडल होता क्या है। देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को, डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब रिलेशनशिप क्या है, अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू होगी टेबल के अंदर वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। अब वैल्यू कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिलेशन उसके बीच में होगा, वो यहाँ पे आगे बात करते हैं। लिखा एवरी रो इन टेबल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज, these row in a table donate a real world entity और relationship, यानी कि हर वैल्यू के पास कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ डेटा रिलेट करेगा। ठीक, अब वो डेटा कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिलेशनशिप बताएंगे, उसको डिसाइड करता है कौन, रिलेशनशिप मॉडल्स, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा था टेबल नेम एंड कॉलम नेम आर हेल्पफुल टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन ईच रो, द टेबल रिप्रेजेंट एज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप in a relational model. The data are stored as a table, however the physical storage of data is independent on the way the data are logically organized, यानी कि सेम यहाँ कह रहा है, अगर फिजिकल हमारा डेटा स्टोर है तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डायरेक्टली पेज पलटी है। जो फिजिकल फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट है उसमें डायरेक्टली क्या होता है, तो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। बट ऐसा यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में नहीं हो। यहाँ पे जब भी जो डेटा स्टोर होता है वो किसी से ना किसी से रिलेट होता है। ठीक, तो उसी की हेल्प से हम लोग डेटा को कैसे पहचानेंगे। अब उसको कॉन्सेप्ट जो लगा है, क्या रिलेशनशिप रहता है डेटा के बीच में एक दूसरे के, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कैसे होता है, सबसे पहला होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ईच कॉलम इन टेबल एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी विच डिफाइन अ रिलेशनशिप। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर, अगर हम लोग रोल नंबर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा कोर्स वो ऑब्टेन किया है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो गया। सेकंड होता है टेबल। टेबल क्या होता है कि जो डेटा सेव होता है, ठीक, वो कैसे कौन से फॉर्मेट में सेव होता है, टेबल के फॉर्मेट में सेव होता है, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एंटिटीज वहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक यहाँ देखिएगा, अब दो टेबल में दो ही चीज होती है, या एक होता है रो होता है, एक कॉलम होता है। रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को और कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को, कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को, कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। ठीक, नाउ
आगे बात करते हैं टपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए टपल्स क्या है, एक सिंगल रो ऑफ टेबल है, ठीक। सिंगल रो का मतलब क्या है, एक सिंगल रिकॉर्ड, ठीक। आपको टेबल में कुछ सिंगल रिकॉर्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टपल्स बोलेंगे। अब रिलेशनशिप स्कीमा क्या होता है कि जो स्कीमा होता है ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ये किसी साथ स्कीमा रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। वो होता है रिलेशनशिप स्कीमा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक। डिग्री कोई पूछ लेता है कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, बेसिकली एक समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन अ डेटाबेस, वो क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशन, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच इज अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन, ठीक। अब आपको पता है कि कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करता है, जितने भी कॉलम्स होंगे वो बता देंगे कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके टेबल में प्रेजेंट है। कार्डिनलिटी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट इन टेबल, तो आपको पता है रो केस को रिप्रेजेंट करते हैं, रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उसके टोटल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रो को, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी बोलेंगे, ठीक। नाउ अब कॉलम क्या होता है, बेसिकली कॉलम रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, किसी एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिक वैल्यू को डिफाइन करता है कॉलम। और रिलेशनशिप इंस्टेंस क्या होता है कि एक फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप इंस्टेंस को। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे समझिएगा कि जो रिलेशनशिप इंस्टेंस होगा वो कभी भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं होगा, ठीक। डुप्लीकेट टपल अगर है तो वो रिलेशनशिप इंस्टेंस नहीं होगा, ठीक। अब रिलेशनशिप की क्या होता है, देखिए एवरी रो हैज वन टू और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विच इज कॉल्ड अ की। अब की के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। 10वां पॉइंट है एट्रीब्यूट डोमेन। एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है, प्री डिफाइंड वैल्यू होती है और स्कोप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट डोमेन बोलते हैं, ठीक। अब प्री डिफाइंड वैल्यू ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं एक एक करके, सब में की बात करते हैं। सबसे पहले की इन डीबीएमएस यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशनशिप, यानी कि किसी चीज को पहचानने के लिए हम लोग की जरूरत पड़ती है, ठीक। किसी के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। दे अलाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन अ टू टेबल। की हेल्प यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ one or more column in a table. Key is also helpful to finding unique record or row from table, ठीक। ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। और की आल्सो फाइंड अ यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम अ टेबल। आपके की का देखिए आप कितने पर यूज है। की क्या करता है, किसी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। की क्या करता है, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम या टू से ज्यादा कॉलम के हेल्प से यूनिकली रिकॉर्ड्स को फाइंड कर लेता है। कि क्या करता है, की हेल्प से हम लोग किसी भी टेबल का यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं कि व्हाई वी नीड अ की। देखिए की आपको बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डेटा को हम लोग को की जरूरत पड़ती है। अगर हम रियल वर्ल्ड में की बात की जाए, बहुत लोगों के क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए ह्यूमन की बात कर लेते हैं, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, ठीक। उसको किसी नाम से पहचाना जाता है, ठीक। उसको घर में वो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, कॉलेज में कोई और नाम होगा, उसके उसके हेल्प से, उसी के नाम के हेल्प से, उसके फेस के हेल्प से उसको पहचान सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक। उसी तरह ऑल इंडिया अगर किसी को पहचानना हो, उसके बाद बहुत सारे भी नाम होते हैं, ठीक। मान लीजिए एक पर्सन के 4-5 नाम हैं, ठीक। मल्टीपल नाम, वो घर पे किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, स्कूल में किसी और नाम से बुला रहे हैं, दोस्त किसी और नाम से बुला रहे हैं, या एक तरफ से ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल पर्सन है, उसके एक ही नाम है, ठीक है, ABCD। तो उसको कैसे पहचानेंगे, बाय फेस पहचान सकते हैं, ठीक है। या आप इंडिया में क्या हो गया, आधार कार्ड, आधार कार्ड की यूनिक आइडेंटिटी है, उसका जो नंबर होता है, जो आधार कार्ड नंबर होता है वो भी क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। आप उसके आधार कार्ड नंबर से आप पहचान सकते हैं कि वो डेटा, वो पर्सन कौन सा है, ठीक। नाउ अब कितने टाइप की होती है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं सुपर की। सुपर की क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की होता है, वो डिफाइन करता है रो को डिफाइन करता है टेबल के अंदर, ठीक। प्राइमरी की क्या होता है कि ये कॉलम ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलम है, ठीक। ये कॉलम है और ग्रुप ऑफ कॉलम है टेबल, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, एवरी रो को डिफाइन करता है टेबल के अंदर। कैंडिडेट की क्या होता है, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन अ टेबल, यानी कि यहाँ पे क्या है, टपल्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। एक चीज और है कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद अ नो रिपीटेशन एट्रीब्यूट। अगर उसमें रिपीटेशन नहीं है एट्रीब्यूट्स का, तो क्या है, कैंडिडेट की इज अ सुपर की आल्सो, ठीक। अल्टरनेट की क्या है कि इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल, ठीक। फॉरेन की क्या है,
इट्स हेल्प, जो फॉरेन की क्या बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, जहां पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, और ये अलाउ करते हैं कि ये यूनिकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक। तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, कंपोनेंट्स की का लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट की क्या क्या है, ये एम करता है, विच एम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, is also called a surrogate key. These kind of key are uniquely because they are created and when they do not have any natural primary key. यानी कि जब हम लोग के पास नेचुरली प्राइमरी की नहीं होती है, तब हम लोग कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अब सरोगेट क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल की होता है जो जिसका एम हो क्या बेसिकली क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है एक ईच रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली तब किया सरोगेट की दी जाती है जब हम लोग को प्राइमरी की नहीं देना होता है, ठीक। प्राइमरी की जब नहीं देते हैं, ठीक। अब हम लोग की को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले जब टेबल को क्रिएट करते हैं तभी हम लोग को वहां पे की को डिफाइन करना होता है। कैसे, क्रिएट टेबल हमारा लिखते हैं, क्रिएट टेबल के बाद हम लोग टेबल का नाम डालेंगे कोई भी, हम लोग पर्टिकुलर जो कॉलम्स होंगे उसकी आईडी, ठीक, साइज भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कॉलम है, ठीक, डेटा टाइप क्या है, ये वैरचर है, साइज कितना, ये वैल्यू क्या है, नॉट नल, माने कि लास्ट नेम कभी भी नॉट नल नहीं होगा, यानी कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसको। फिर कॉलम 3 है, उसका डेटा टाइप कौन सा, वैरचर है, साइज कितना है, 255 है, ठीक। सेम एज हमारा कॉलम है, डेटा टाइप क्या, इंट है। अब यहाँ पे डिफाइन कर दिए किसको, हम लोग ने क्या कर दिया, आईडी को एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, यानी कि प्राइमरी की लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या डिफाइन कर दिया, आईडी को। आईडी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पर्सन की, हर पर्सन की एक यूनिकली आईडी आईडी होती है। आप कॉलेज के अंदर देख लेंगे, आपका रोल नंबर यूनिक होगा, ठीक है। पूरी यूनिवर्सिटी में आपका रोल नंबर यूनिक होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं, आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। और कभी भी आईडी नॉट नल नहीं होगी, यानी कि खाली ब्लैंक नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक। इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी प्राइमरी मतलब कोई भी की यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप नाम डालिए की का और वहाँ पे हम टेबल के अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। आप जिस तरह की की चाहते हैं, फॉरेन की चाहते हैं, देखिए यहाँ पे की है, प्राइमरी की लगाया, फॉरेन की लगाया, फॉरेन की किसको बना दिया, पर्सन की आईडी को उन्होंने क्या बनाया, फॉरेन की बना दिया। ये रिफर कर रहा है किसको, पर्सन को डिफाइन कर रहा है। पर्सन क्या है हमारा, एक दूसरी टेबल है, ठीक, एक टेबल ऊपर होगी, आपको बता दें आपको, ये टेबल है, ठीक। ये देखिए ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक। मैंने अभी बताया था आपको कि फॉरेन की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए। एक टेबल ये हो गई और एक टेबल नीचे है, एक टेबल ये देखिए, एक टेबल ये है ऑर्डर नाम की, यानी कि एक टेबल है पर्सन के नाम की, एक टेबल ऑर्डर के नाम की। दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेन आईडी का इस्तेमाल कर, फॉरेन की का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरेन की में मतलब ऑर्डर आईडी में फॉरेन की किसको बना रहे हैं हम लोग, पर्सनल आईडी को, और वहां पे किसको रिफर कर रहे हैं, पर्सनल आईडी को यहाँ रिफर कर रहे हैं। टेबल नेम क्या है, फर्स्ट वाला है टेबल, ठीक। दोनों के बीच में, दो टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं ईआर मॉडल की बात करते हैं, ठीक। ईआर मॉडल क्या है, तो बेसिकली ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ये हाई लेवल डेटा मॉडल है, जहां पे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी उसके रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। इसको बोला जाता है ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक। अगर स्कूल डेटाबेस की बात की जाए तो स्कूल में मल्टीपल चीजें होती है। अगर एंटिटीज की बात की जाए स्कूल्स में, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, एड्रेस होता है, नेम होता है, आईडी होता है, एज होता है, और बहुत कुछ होता है, मोबाइल नंबर भी होता है, ठीक। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स किसके, किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। अब अगर यहीं पे बात की जाए ना, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। एड्रेस के अंदर ही क्या क्या आता है, एड्रेस बहुत चीजें होती है। एड्रेस में क्या होता है, सिटी होता है, स्ट्रीट नेम होता है, पिन कोड होता है, ठीक। और आपको पोस्ट ऑफिस होता है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। एक एंटिटी के अंदर, एक एट्रीब्यूट्स के अंदर अनदर एंटिटी होती है विद एट्रीब्यूट्स, जो कि होता है सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, ठीक। ये सब चीजें होती हैं और ये क्या बताती हैं, रिलेशनशिप बताती हैं। अब यार डायग्राम की बात करें तो यार डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। एक स्टूडेंट की, ठीक, ये एट्रीब्यूट्स है, उसकी एंटिटी कितनी होगी, एक स्टूडेंट क्या क्या होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, आईडी होगा, एज होगा, इसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, ठीक। ये चीज भी हो सकती है, ठीक। ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक। नाउ अब ईआर मॉडल्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि एंटिटी आती है, एट्रीब्यूट्स आता है, रिलेशनशिप। एंटिटी की बात की होती है, वीक एंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ड्राइव एट्रीब्यूट्स होते हैं,
ठीक, अब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ये चीज यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। ठीक, एंटिटी की बेसिकली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, एक पर्सन होता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब भी हम लोग ईआर डायग्राम बनाएंगे तो एंटिटी रिप्रेजेंट करती है एक रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक, एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में। अभी वहां पे देखा आपने स्टूडेंट था, स्टूडेंट किस में रिप्रेजेंट था, रेक्टेंगल बॉक्स में, वो क्या है, हमारी एंटिटी है। ठीक, नाउ एग्जांपल तो आप यहाँ पे सब लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट क्या होगा, एंटिटी होगी। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल बॉक्स में हमारा बना हुआ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। ठीक, ये क्या है, एंटिटी है। ठीक, रिलेशनशिप बनाना, वर्क फॉर किसका, डिपार्टमेंट। ठीक, ये सब यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा रिलेशनशिप बता रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वीक एंटिटी क्या होती है। वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल में। ठीक, डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जो कि और वीक एंटिटी को क्या बेसिकली समझ सकते हैं कि ये डिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड होना, किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड होना, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स में। ठीक, इलिप्स फॉर्म में, जो आप सर्कल देख रहे हैं ये क्या है, इलिप्स है। ठीक, इलिप्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, यानी कि स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके पास क्या क्या है, आईडी है, फोन नंबर है, नेम है, एज है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एट्रीब्यूट्स में कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक एंटिटी के, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की, यानी कि ये यूनिक होता है। ठीक है, ये उस पर्सन की यूनिक होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर ऊपर वाले एग्जाम डायग्राम में देखें, यहाँ पे आईडी हमारा क्या आएगा, की एट्रीब्यूट, यानी कि ये प्राइमरी की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, आईडी हमारा प्राइमरी की होगा। ठीक, ना यहाँ पे देखिए बना रखा है इन्होंने, आईडी के अंदर अंडरस्कोर लगा दिया है, रो डैश लगा दिया, यानी कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है। ठीक, नाउ कंपोजिट की क्या होता है, कंपोजिट की बेसिकली क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट से मल्टीपल हम अदर एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, उसको हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। यानी कि एक नेम है, नेम के अंदर क्या होता है, तीन चीज होती है, फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम होता है लोगों का, लास्ट नेम होता है। यानी कि एक एट्रीब्यूट से हम लोग ने मल्टीपल एट्रीब्यूट कंपोज कर लिए। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्लिप्स डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नाउ अब आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड मतलब होता है कि एक एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा वैल्यू होना। ठीक, उसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड। ठीक, अब मल्टीपल वैल्यूड में जैसे कि स्टूडेंट हैव मोर देन वन मोबाइल नंबर, यानी कि बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके एक या एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होते हैं। ठीक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्लिप्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ठीक, एक चीज याद रखेंगे, इसको डबल इक्लिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब आते हैं डराइव्ड, यानी कि वो चीज किसी एंटिटी उसको डिस्क्राइब कर रही है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपकी एज के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं वो कितने साल का है। आपकी डीयूबी से बता सकते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है आपकी तो आप बता सकते हैं वो कितने साल का है, पर्सन कितने साल का है। ठीक है, और वो कितने आगे कितने साल, यानी कि 2000 में पैदा हुआ है तो 2024 में वो कितने साल का होगा। डेट ऑफ बर्थ पता है इस 2000 में है तो 2024 में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी एज कितनी होगी। टाइम टाइम वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यानी कि वो एंटिटी जिसको हम, जिससे हम लोग दूसरी एंटिटी को ड्राइव कर पाए। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश इक्लिप्स फॉर्म में, यानी कि डैश इक्लिप्स फॉर्म में इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। ठीक, अब रिलेशनशिप क्या होता है कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक, ये हमारा क्या एंटिटी है, ये हमारी एंटिटी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है कि टीचर टीच स्टूडेंट, यानी कि टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक, दो एट्रीब्यूट्स की रिलेशनशिप बताना। अब कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं वो समझते हैं हम लोग ऊपर। एक होता है वन टू वन, यानी कि एक फीमेल है एक मेल है। ठीक, एक है वाइफ है, एक है हस्बैंड। क्या है, ये फीमेल मैरिड टू मेल, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक, ये वन टू वन है। ठीक, अगर वन टू की मैनी की बात की जाए तो कैसे होगा कि एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, इनोवेशन, यानी कि एक ही साइंटिस्ट से वो बहुत सी चीजें क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। ठीक है, बना रहा है, इनोवेशन कर रहा है, ये बहुत सी इनोवेशन कर सकता है एक साइंटिस्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिलेशन वन टू मैनी। अब मैनी टू वन की बात की जाए कि स्टूडेंट इनरोल कोर्स, यानी कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में इनरोल हो सकता है। ठीक, तो वो क्या है, मैनी टू वन रिलेशनशिप है, यानी कि स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, यानी कि वो कोर्स बहुत सारी हो सकते हैं। ठीक, कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा बिहेव करेगा। अगर यहाँ पे चीज, यहाँ पे अभी क्या है, स्टूडेंट इनरोल कोर्स लिखा है। ठीक, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हुए एक कोर्स में। ठीक,
अब यहाँ पे एक और चीज, स्टूडेंट इनरोल कोर्सेस, यानी कि 1 to many हो गया, यानी कि एक स्टूडेंट बहुत से कोर्स में इनरोल हो सकता है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, 1 to many। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनी टू वन, तो इसका एग्जाम्पल उल्टा हो जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल हैं। ठीक, ये क्या हो गया, मैनी टू वन। ठीक, अब मैनी टू मैनी की बात की जाए कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ एक प्रोजेक्ट में या मैनी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, असाइन किए गए हैं। ठीक, उनको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक, ये हमारे नोटेशन है या डायग्राम को बनाने के लिए। देखिए, ये हमारी एंटिटी हो गई, ये हमारी जो जो क्या हो गया, और रिलेशनशिप बताता है। ठीक, ये हमारी रिलेशनशिप, ये हमारी एंटिटी हो गई, ये हमारी रिलेशनशिप बताता है, ये हमारी एंटिटी हो गई। ठीक, ये जो डायग्राम है, ठीक, ये मैन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैन्यू वन और मोर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वन एंड ओनली वन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो और वन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जीरो और मैनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये हमारा 1 to 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।